हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इसमें हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, सभी के लिए। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कितनी पसंद आई है वीडियो। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। तो क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है विकास की प्रक्रिया संबंधित होती है। देखिए, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो रिलेटेड होता है अधिगम से एवं कौशल अधिगम से। ठीक है, आपकी जो लर्निंग है और आपकी जो स्किल्स है, आप किस तरह से उसको लर्न करते हो, तो विकास की जो प्रक्रिया संबंधित होती है अधिगम से और कौशल अधिगम से। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अधिगम के लिए आवश्यक है, लर्निंग के लिए जो आवश्यक है वो है बालक की मानसिक स्वस्थता, कि एक बच्चे का मेंटल हेल्थ कैसा है, और शारीरिक स्वास्थ्यता, फिजिकल हेल्थ साथ में मेंटल हेल्थ, तभी जो है बच्चा लर्न कर पाएगा। अधिगम के लिए जो आवश्यक है वो है बच्चे की मेंटालिटी और शारीरिक स्वास्थ्यता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है, तो ये होती है शारीरिक विकास की। ठीक है, अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट जो है सही होगा तो वो जो स्किल्स होती हैं, है ना, उसको वो गेन कर पाएगा, अर्जित कर पाएगा। तो कौशलात्मक अधिगम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है शारीरिक विकास की। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने एवं व्यक्तित्व गुणों के सीखने में आवश्यक होता है। तो पर्सनालिटी को इफेक्टिव बनाने और व्यक्तित्व गुण को सीखने में जो सहायक होता है वो होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। अगर उसका फिजिकली डेवलपमेंट सही है, मेंटली डेवलपमेंट सही है, तो और सोशल डेवलपमेंट जो सही है, तो वो एक पर्सनालिटी को निखार कर लाता है। और इफ़ेक्टिव के लिए जो हम कह सकते हैं जो मेन डेवलपमेंट है वो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वस्थ शरीर में निहित है, तो स्वस्थ शरीर में निहित है स्वस्थ मन। ठीक है, स्वस्थ शरीर, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा जो माइंड है वो भी सही होगा, है ना। होता है ना, कई बार हम फिजिकली सही नहीं होते हैं और हमारा ध्यान भी इधर उधर भटकता रहता है, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गतिविधि आधारित अधिगम के लिए आवश्यक है, जो एक्टिविटीज़ बेस्ड जो लर्निंग होती है उसके लिए एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालयों में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण होता है। तो जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके सामने विद्यालय में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण शारीरिक विकास होता है, क्योंकि उनमें फिजिकली जो है दोष होता है ना। तो ये जो है समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण है शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है डियर? क्योंकि यह मानसिक विकास में योगदान देता है और यह अधिगम में योगदान देता है तथा कौशलों के सीखने में भी योगदान देता है। और शारीरिक विकास जो है हर पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही होगा तभी उसका मेंटल डेवलपमेंट सही होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकली उसको जो है सही होना पड़ेगा एक बच्चे को। ठीक है, तभी वो जो है लर्न कर पाएगा। लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है शारीरिक विकास को। अवधान का संबंध किससे होता है? अवधान मतलब अटेंशन, ध्यान। ध्यान का संबंध होता है मानसिक विकास से। अगर बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं है तो वो एक चीज़ पर केंद्रित नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। तो अगर बच्चे का मानसिक विकास सही तरीके से हो रहा है तो वो एक चीज़ पर फोकस कर पाएगा, अपनी स्टडी पर फोकस कर पाएगा। अटेंशन, है ना, ध्यान जो है किससे इसका संबंध होता है? मानसिक विकास से। प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है, तो आवश्यक है मानसिक विकास। ठीक है, एक इफेक्टिव और उच्च लर्निंग के लिए जो आवश्यक है वो है मानसिक विकास। अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियां हैं, तो ये है स्मृति, मतलब जो आपकी मेमोरी है, अवधान मतलब आपका ध्यान, और चित्त मतलब आपका जो मन है। ठीक है, तो अगर आपका मन होगा कि मुझे सीखना है कुछ, और आपका ध्यान होगा और आपकी मेमोरी जो है वो उस चीज़ को कैप्चर कर पाए, तो ये मानसिक शक्तियाँ होती हैं। मेंटल पावर जो है स्मृति, ध्यान और चित्त मतलब जो है आपका मन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु
बालकों का समूह विभाजन किस आधार पर होता है डियर? तो ये मानसिक विकास के आधार पर होता है। देखिए जब हम बच्चे का वो क्या करते हैं ना, आईक्यू हम मेजर करते हैं तो हम मेंटल लेवल पर ही इसको क्लासिफाई करते हैं। जिसका आईक्यू निकल कर आता है 140 से ऊपर तो वो होता है टैलेंटेड बच्चा, 90 से 110 के बीच में होता है तो वो होता है सामान्य बुद्धि का बच्चा। तो अधिगम प्रक्रिया के लिए बच्चों का जो हम समूह विभाजन करते हैं ना, वो मेंटल डेवलपमेंट के बेस पर करते हैं, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही जो है उनको शिक्षा प्रोवाइड कराई जा सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है। तो लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसमें जो हम थिंक करते हैं तो वो किस बेस पर करते हैं? हम सोचते जो हैं मानसिक विकास के आधार पर ही सोचते हैं ना, है ना। जब भी हम सोचते हैं तो मानसिक मतलब मानसिक आपका जो माइंड है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट के बेस पर जो है हमारी चिंतन की प्रक्रिया चलती है। तो उसी के बेस पर जब हम सीखते हैं तो हम थिंक करते हैं। क्वेश्चन हमें जब टीचर देता है तो हम उसके बारे में थिंक करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। तो किसके बेस पर करते हैं हम? मानसिक विकास के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो किसकी होती है? मानसिक शक्तियों की। बहुत बढ़िया, ये बार बार आ रहा है तो आपको ये अच्छे से याद रखना है डियर। अधिगम प्रक्रिया में जो एक रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल, वो मानसिक शक्ति का होता है, मेंटल पावर का। जैसे जिसमें अभी जस्ट मैंने आपको बताया था मेमोरी, अटेंशन, थिंक, ये सभी जो है मानसिक शक्तियाँ हैं, मेंटल पावर। किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक है। जब भी हम कोई कार्य को सीख रहे हैं तो उसमें सफलता के लिए आवश्यक है कि हमारा जो है उचित मानसिक विकास हो, मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से हो और उचित शारीरिक विकास हुआ हो हमारा, है ना। कोई दोष ना हो तभी हम उस कार्य को अच्छे से सीख पाएंगे, उसमें सक्सेस हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है तो ये करती है अधिगम को। अगर बच्चा मेंटली रिटार्टेड है, मंद बुद्धि का बच्चा है, तो वो किसको इफेक्ट करेगा? तो वो लर्निंग को इफेक्ट करेगा, है ना। बच्चा सीख नहीं पाएगा, स्लो लर्नर होगा बच्चा, धीरे से सीखेगा वो, है ना, या फिर पिछड़ जाएगा बच्चा सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर विकास के लिए आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य। सॉरी, यहाँ पर उत्तम आएगा, ठीक है। उत्तम विकास के लिए जो आवश्यक है वो है उत्तम स्वास्थ्य। शिक्षक के मानसिक विकास का मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है तो ऑब्वियसली शिक्षण पर भी पड़ेगा और अधिगम दोनों पर पड़ेगा। अगर टीचर का मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से है या मेंटली वो फिट है, स्ट्रॉन्ग है, मेंटली हेल्थ उसकी अच्छी है, तो वो टीच भी सही तरीके से कर पाएगा और बच्चों को लर्न जो वो करा रहा है, लर्निंग वो जो दे रहा है वो भी सही तरीके से दे रहा है। क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट जो है शिक्षण और अधिगम का, वो फिर वो बच्चे पर पड़ता है कि उसको किस तरह से सिखाया जा रहा है, किस तरह से उसको टीच किया जा रहा है, ठीक है। तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है शिक्षण व अधिगम दोनों पर। भौतिक विकास एवं अधिगम के मूल में समावेश है तो ये है संवेगात्मक विकास का, इमोशनल डेवलपमेंट का। क्लियर? व्यवहार के सीखने में योगदान होता है तो ये होता है संवेगों का। संवेग कितने बताए हैं? 14, क्योंकि जो विलियम मैकडूगल थे उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और 14 ही संवेग बताए थे। एक मूल प्रवृत्ति के साथ, बेसिक टेंडेंसी के साथ जो है एक संवेग जुड़ा हुआ है, इमोशन जुड़ा हुआ है। तो व्यवहार के सीखने में योगदान होता है वो होता है इमोशंस का, संवेगों का। ओके। बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है तो उत्तर है किशोरावस्था में। बच्चा फास्टली डिसीजन लेता है तो वो जब टीनेज में हो जाता है ना बच्चा, तब जो है उसकी निर्णय लेने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। तो ये होती है किशोरावस्था में, जो 12 से 18 वर्ष तक की होती है। एक किशोर भूख लगने पर खाना बनाने का प्रयास करता है तथा खाना बनाना सीख जाता है। तो उसका ये प्रयास माना जाता है संवेग द्वारा सीखना, क्योंकि उसको भूख लगी है, ठीक है, उसको भूख लगी है तो उसके द्वारा उसने प्रयास किया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो खाना बनाना सीख गया। तो वो संवेग जो उससे निकला है, भूख जो उससे निकली है ना, वो भूख से रहा, उससे नहीं रहा जा रहा भूख से, तो वो कुछ ना कुछ ट्राई करता है और उसके द्वारा वो सीख जाता है। तो वो संवेग के द्वारा जो है सीखना कहलाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में योगदान होता है तो ये होता है संवेगों का स्थायित्व। आपकी पर्सनालिटी
क्रिएट होती है और ये आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, तो उसमें मेल किसका होता है? संवेगों का। अगर इमोशन ही नहीं होंगे तो क्या आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी? इमोशंस तो हमारी ज़िंदगी में निकलते ही हैं, लाइक प्यार, घृणा, है ना, जेलसी, ये डर। तो ये सभी जो है एक हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। एक होता है एटीट्यूड में रहता है व्यक्ति, तो एटीट्यूड जो होता है ना, वो भी एक इमोशन होता है कि बिल्कुल अपने साहसी, इमोशन ही है ये, साहस। एक कहते हैं ना भी ये लड़का जो है ये वो डरावना है, ये वो डरता है, ठीक है। तो उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं उसके इमोशन। ओके, व्यक्ति जो है अगर प्यार से बोल रहा है तो ये बोलेंगे भी, इसकी जो पर्सनालिटी है सभी के साथ जो है पोलाइटली बोलता है, सभी के साथ वो जो अच्छी तरीके से बोलता है, ठीक है। तो संवेगों का स्थायित्व होना बहुत ज़रूरी है एक पर्सनालिटी क्रिएट में। ओके, एक बालक धन कमाने के लिए विभिन्न कौशलों को सीखने लगता है। इस कार्य में किस संवेग का कौशल होता है या योगदान होता है? तो होता है आत्माभिमान का, ठीक है। एक बच्चे को अर्न करना है, मनी को अर्न करना है, उसको पैसे कमाने हैं, तो वो ना डिफरेंट स्किल्स सीखता है कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं। तो ये किस संवेग का योगदान होता है? तो आत्म अभिमान, कि भाई मेरी भी कुछ एक जगह होनी चाहिए और मुझे कमाना है तो मुझे इसके लिए सीखना होगा, है ना। होता है ना एक गोल सा बन जाता है कि मुझे कहीं ना कहीं से अर्न करना है और मैं सीखूंगा। अब जैसे कि यूट्यूब पर आप पढ़ा रहे हो, अनअकैडमी पर आप पढ़ा रहे हो, आप यही थोड़ा सोचो कि मुझे टीच करना है, मुझे पैसा कमाना है, तो मैं वो स्किल्स सीखूंगी या सीखूंगा कि मुझे किस तरह से टीच कर सकती हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट मेरे पास होनी चाहिए, है ना, कैसे कैसे मैं वीडियोस बना सकती हूँ। तो ये सभी जो है एक आत्म अभिमान होता है। तो ये मैंने थोड़ा फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है, ठीक है। तो ये किसका योगदान है इसमें? आत्म अभिमान का। क्लियर? एक बालक मर्यादित व्यवहार को सीखता है, इसके मूल में उद्देश्य निहित है चारित्रिक, नैतिक और सामाजिक विकास का। मतलब एक बच्चा जो है मर्यादित व्यवहार होते हैं डियर, जो एक लिमिटेड होते हैं, जो मर्यादा में रहकर होते हैं। तो मर्यादा में एक लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं, तो उसके अंदर ही वो जब सीखता है उसमें उसका करैक्टर दिखता है कि भी उसका चारित्रिक विकास बहुत अच्छे से हुआ है, उसमें मोरालिटी बहुत अच्छे से है, नैतिक मॉरल वैल्यूज़ उसमें उस बच्चे में बहुत अच्छी है, और सोशली कनेक्ट जिनके साथ हुआ है उनको पता है कि क्या मर्यादा से बाहर रहकर गलत हो सकता है। तो ये बच्चा जब सीखता है मर्यादा में रहकर कोई भी व्यवहार, तो उसमें चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक विकास का होना बहुत ज़रूरी है, और ये मूल उद्देश्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनरो के अनुसार चरित्र में समावेश होता है स्थायित्व का एवं सामाजिक निर्णय लेने का। तो देखिए, मुनरो के अनुसार चरित्र में समावेश होता है, चरित्र में क्या होना चाहिए? स्थायित्व होना चाहिए और सामाजिक निर्णय लेने की जो है एक क्षमता होनी चाहिए। सोशली आप किस तरह से डिसीजन लेते हो, ठीक है, और उस पर आप कैसे टिके रहते हो, स्थायित्व होना, ठीक है, आपको उसका ज्ञान हो जाता है। ओके डियर, चरित्र को माना जाता है तो सामाजिक धरोहर। कहते हैं कि अगर एक इंसान अपने चरित्र मतलब एक होता है ना, जब इंसान किसी की नज़रों से गिर जाता है तो हम कहते हैं कि भाई देखो इसका ना जो करैक्टर है ना, उसका चरित्र जो है वो बहुत ही डाउन है, तो वो आपकी एक सामाजिक धरोहर है। आप समाज में रहते हो तो समाज में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपकी होती है, आप रिस्पेक्टेड होते हो, और कभी आप ऐसा कुछ गलत काम कर देते हो, चोरी कर देते हो, ठीक है, तो आपका वो करैक्टर को डिफाइन करता है कि इसका करैक्टर कैसा है, इसका करैक्टर गिरा हुआ है, या लड़के लड़कियाँ, सपोज करो मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि, ठीक है। तो चरित्र को माना जाता है सामाजिक धरोहर। कहते हैं लड़कियों को अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए क्योंकि वो एक सामाजिक धरोहर होती है ना। लड़कों को तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़कियों के लिए वो ना एक कलंक लग जाता है। तो ये फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं कि सामाजिक धरोहर होती है ये, ठीक है, चरित्र। तो वैसे तो दोनों का चरित्र मेन होता है डियर, लड़का हो या लड़की हो, मतलब मैं आपको इस आज के टाइम में बता रही हूँ, ठीक है। तो चरित्र को माना जाता है सामाजिक धरोहर। एक बालक सत्य इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि यह चरित्र का सर्वोत्तम गुण है। उसकी यह सीखने की प्रक्रिया जो है वो है सकारात्मक। देखिए, एक बच्चा ट्रुथ बोलता है ना, सच बोलता है क्योंकि वो मानता है कि आपका चरित्र ही आपको डिफाइन करेगा। अगर आप झूठ बोलोगे ना तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, है ना। बात बात पर झूठ बोलोगे तो एक दिन अगर आप ना सच भी बोलोगे वो भी आपको झूठ लगेगा। तो बच्चा सच इसलिए बोलना सीखता है कि वो मानता है कि चरित्र का सर्वोत्तम गुण है। तो ये एक क्या है,
जो सीखने की प्रक्रिया है एक सकारात्मक प्रक्रिया है, एक पॉजिटिव प्रक्रिया है। ओके डियर। चारित्रिक विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है तो पूर्वजों से, परिवार से, शिक्षा एवं विद्यालय से। देखिए जो आपका चरित्र होता है ना वो आपके पूर्वजों को भी डिफाइन करता है। जैसे आप सपोज करो आप ना चोरी करते हो तो आपको पता क्या बोलेंगे फिर समाज में भी, हाँ इसके तो पीछे भी चोरी करते होंगे। या कोई आप ना जैसे आप समाज में जैसे ना सपोज करो शादी होती है किसी की, ठीक है, लड़की आती है और फिर वो लड़ाई करती है, झगड़े करती है ससुराल में जाके, तो फिर ऐसे सुनने को मिलता है ना आज के टाइम में कि हाँ इसके पीछे ऐसे करते होंगे तभी ये ऐसे यहाँ पर कर रही है। तो ये किसको डिफाइन करता है? आपके पूर्वजों को डिफाइन करता है। इसके परिवार ने इसको यही सिखाया है, या इसको जिस टीचर से इसने सीखा है उसने ऐसा का उसको कुछ नहीं सिखाया, हाँ गंदे स्कूल में पढ़ रही होगी या पढ़ रहा होगा। तो एक चरित्र जो है, ये चारित्र्य के विकास जो है, ये बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने पूर्वजों से, अपने परिवार से, शिक्षक से और विद्यालय से, है ना। तो बच्चों के सामने जो है हमें ही जो है अच्छा एक रिस्पॉन्स उनके सामने अपना देना है और अच्छी अच्छी बातें उनको सिखानी है ना। तो बाकी तो चलो इन्वायरमेंट अब का इफ़ेक्ट तो उन पर पड़ता ही है, लेकिन अपने तरीके से हम उनको अच्छी ही नॉलेज दें, ठीक है। तो बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने पूर्वजों से, परिवार से, शिक्षक से एवं विद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक क्रियाओं को सीखने के समय बालक की आयु होती है जब बच्चा मोरल वैल्यूज़ को सीख लेता है, तो ये होती है लगभग 4 वर्ष। आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी जो अपनी थ्योरी बताई थी ना वो 4 वर्ष के बाद के बच्चों के बारे में बताई थी, क्योंकि वो भी मानते थे कि जब तक बच्चा 3 साल तक, मतलब 3 साल तक के बच्चे को तो मोरल वैल्यूज़ का पता ही नहीं होता कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। जब वो ये सब सीखने लगता है तो उसकी उम्र होती है लगभग 4 वर्ष, तो उसके बाद से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। क्लियर। बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास किस अवस्था में करता है? तो ये करता है 5 से 6 वर्ष। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक बालक चोरी करना छोड़कर सत्य का आचरण करना सीखता है तो उसको सीखने की प्रक्रिया के मूल में समाहित होता है चारित्रिक विकास की भावना, है ना। वो चोरी करना छोड़ देता है और वो सत्य का आचरण अपना लेता है, तो ये चारित्रिक विकास की भावना जो है वो उसमें लेकर आई है ना, कि भाई मैं चोरी करूँगा ना तो मेरा करैक्टर डाउन हो जाएगा, इसलिए मुझे सत्य की राह पर जाना है। तो उत्तर हो जाता है चारित्रिक विकास की भावना। हम की भावना में संबंधित क्रियाओं को बालक किस अवस्था में सीखता है? बाल्यावस्था में। हम की भावना मतलब कि जब बच्चे ना ग्रुप में खेलते हैं ना तो उसमें मैं नहीं होता है, इसमें एक ग्रुप लेकर चलते हैं कि हम ये करेंगे, हमें ये करना है ना। तो मतलब वो सबको साथ लेकर चलता है। तो हम की भावना जो है ये बच्चा बाल्यावस्था में सीखता है। अच्छे चरित्र की ओर संकेत करता है तो ये करता है नैतिकता, मानवता और कर्तव्यनिष्ठता, कि इसमें मोरालिटी कितनी है। और मतलब होता है ना, इंसान को इंसान बने रहना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वो जानवर बन जाता है तो आपको भी पता होगा जानवर और इंसान में फ़र्क बहुत है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंसान ही एक ऐसा है जो मानवता, जिसमें इमोशंस हैं। तो आपको भी दूसरों के प्रति जो है मानवता का एक होती है ना फीलिंग्स रखनी होती हैं, सभी के साथ सिंपथी होनी चाहिए सभी के साथ, अच्छे बुरे में उसके साथ हो। और कर्तव्यनिष्ठता मतलब एक कर्तव्य अपना मानकर चलना चाहिए, अपनी ड्यूटी अपनी एक मानकर चलनी चाहिए। तो अच्छे चरित्र की यही संकेत है, नैतिकता, मानवता और कर्तव्यनिष्ठता। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय बालक होता है तो ये होता है सामाजिक और असामाजिक। तो जन्म के समय बच्चा तो सामाजिक भी होता है, असामाजिक भी होता है। तो ये तो आगे जाके इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है। कई बार उसके जो पूर्वज होते हैं उनमें असामाजिकता होती है, तो सामाजिक भी होते हैं बच्चे, असामाजिक भी होते हैं। तो ये डेफिनेशन दी है, जन्म के समय जो बच्चे होते हैं सामाजिक और असामाजिक दोनों तरह के होते हैं। तो ये डेफिनेशन दी है क्रो एंड क्रो ने। बालक सामाजिक व्यवहार को तीव्र गति से सीखता है तो ये सीखता है सामाजिक विकास की अवस्था में। गिरोह बनाने की प्रवृत्ति बालक सीखता है तो ये सीखता है बाल्यावस्था में, ग्रुप में रहना शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था में सीखता है? बाल्यावस्था में। सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में सीखता है तो ये सीखता है शैशवावस्था के अंत में। मतलब आपको पता है शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की होती है। तो सामूहिक व्यवहार, समूह में व्यवहार करना शुरू कर देता है जब उसका जो है
शैशवावस्था का अंत मतलब टाइम होता है ना, मतलब 5 मतलब शुरू होने लगती है जब बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष। ठीक है, अगला है किशोरावस्था में बालकों को द्वारा समायोजन की प्रक्रिया को सीखने में स्थिरता का समावेश होने का कारण है संवेगों की तीव्रता। देखिए बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है माहौल में, क्यों? क्योंकि उसके जो इमोशंस है ना वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। संवेगों की तीव्रता, उथल पुथल की अवस्था इस अवस्था को कहा गया है जिस वजह से बच्चा समायोजन करने में उसको कठिनाई होती है। ठीक है, तो सीखने में स्थिरता का समावेश होने का कारण भी जो है वो है संवेगों की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक कार्यों में उत्साह एवं तीव्रता का प्रदर्शन एवं उन्हें सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था में तीव्र गति से संभव होती है? तो ये होती है किशोरावस्था में। ठीक है, क्योंकि वो जो सामाजिक कार्य होते हैं ना, जैसे समाज में कोई भी कार्य होता है ना तो वो बहुत जल्द एक्साइटमेंट से वो उस कार्य में भाग लेता है ना। और वो मतलब सीखने की जो प्रक्रिया होती है, सोशल जो वर्क्स होते हैं है ना, समाज में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी माहौल ऐसा बनता है जहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं, तो ये सब जो है किस अवस्था में तीव्र गति से संभव होती है? किशोरावस्था में। सामाजिक विकास एवं कार्यों के सीखने में प्रभाव होता है, तो ये होता है वंशानुक्रम का, हेरिडिटी का। बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता करता है तो खेल व पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। तो सामाजिक गुणों को सीखने में जो इम्पोर्टेंट है वो है खेल मतलब प्ले और को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो स्कूल में कराई जाती हैं। तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है जो कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है उसको सीखने में भाषाई विकास की। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की। भाषाई विकास या भाषाई क्रियाओं को बालक सर्वप्रथम सीखता है तो ये सीखता है परिवार से, है ना। परिवार से ही बच्चा जो है परिवार ही जो है सबसे पहला विद्यालय है बच्चे का, जहाँ पर बच्चा ये सब सीखता है। तो भाषाई क्रियाओं को बालक सर्वप्रथम सीखता है परिवार से। भाषा को परिष्कृत करने का साधन है तो वो है विद्यालय, मतलब विद्यालय से ही भाषा को वो और अच्छे तरीके से बोलना, अच्छा प्रयोग करना वो सीखता है विद्यालय से। शैशवावस्था में भाषाई तथ्यों के सीखने में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो परिवार की संस्कृति, परिवार में कैसा कल्चर है, कैसी सभ्यता है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो परिवार की संस्कृति एवं सभ्यता का। सामान्य भाषाई अधिगम की स्थिति में बालक लगभग 200 से 250 तक शब्द किस आयु में सीखता है? तो ये सीखता है 2 वर्ष की आयु में। सृजनात्मक विकास में निहित होती है तो ये होती है बाल कल्पना, मतलब चाइल्ड इमेजिन। ठीक है, बच्चे इमेजिनेशन करते हैं क्रिएटिविटी के लिए, और तो सृजनात्मक विकास में जो है वो है इंपॉर्टेंट बाल कल्पना, बच्चे की जो इमेजिनेशन स्किल है या इमेजिनेशन पावर है, जो बच्चा दिन में सपने लेता है या मतलब ये होता है ना, बच्चे इमेजिन बहुत करते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसे ऐसे करके क्रिएटिविटी भी दिखाता रहता है, तो ये सब होता है। क्लियर। बालक द्वारा मिट्टी के घर एवं खिलौनों का निर्माण करना, तो ये सृजनात्मक विकास का एक उदाहरण है। बच्चा मिट्टी के घर बना लेता है, खिलौनों का निर्माण करता है, कुछ ना कुछ तारों को जोड़ जोड़ के कुछ एक बना देता है, तो ये सब किसका सूचक है? ये है सृजनात्मक विकास का। बालक में आयु की वृद्धि के साथ साथ कल्पना का स्वरूप होता है मंद। ठीक है, बालक में आयु की वृद्धि मतलब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो उसमें जो कल्पना करने का जो स्वरूप होता है, इमेजिनेशन पावर जो है वो मंद होती रहती है। ठीक है, तो उत्तर है मंद। गणित में सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जा सकता है तो गणितीय आकृतियों को बनाना। भाषाई अधिगम प्रभावित होता है तो ये होता है सामाजिक स्थिति से। भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो है स्वास्थ्य एवं बुद्धि। ठीक है, आपका स्वास्थ्य और बुद्धि जो है आपके भाषा विकास या भाषा अधिगम को प्रभावित करती है। भाषाई अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है तो ये होता है हकलाने से एवं तुतलाने से, है ना। अगला क्वेश्चन है बालक द्वारा राजा, चोर एवं सिपाही की भूमिका का निर्वहन करना एवं उनकी गतिविधियों को सीखना निर्भर करता है सृजनात्मकता के विकास पर। ठीक है, एक रोल वो चुन लेते हैं कि कौन राजा बनेगा, कौन चोर, कौन सिपाही, और उसका रोल वो प्ले करते हैं। तो ये गतिविधि जो है वो जो है सीखना किस पर डिपेंड करता है? तो क्रिएटिविटी के बेस पर या सृजनात्मकता के विकास पर।
बालकों को कविताओं के माध्यम से शिक्षण करना प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि कविता में निहित होती है सौंदर्य अनुभूति का होना, उनको एहसास कराया जाता है। तो कविताओं के माध्यम से जो है शिक्षण करना प्रभावशाली होता है। सुंदरात्मक विकास एवं मूल्य अधिगम से संबंधित है, तो ये है प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से करते हैं क्योंकि इसमें निहित है, तो ये है सौंदर्य एवं भाव। ठीक है डियर, जो टोन वाले जो होती है ना, जैसे पोएम हो गई या लोकगीत के माध्यम से अगर हम उनको पढ़ा रहे हैं तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो क्योंकि इनमें सौंदर्य भाव होता है, फीलिंग्स, एक अनुभूति होती है, इनको अच्छी फीलिंग्स की अनुभूति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं, तो वो है थॉर्नडाइक। 8 नियम बताए थे, 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम। ओके। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही कहलाता है उद्दीपन प्रतिक्रिया का प्रयास। और ये दिया था जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने ट्रायल एंड एरर के द्वारा जो है कि बच्चा कैसे सीखता है, प्रयास करता है, उससे त्रुटि होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है बिना त्रुटि किए वो जो है सीख लेता है। क्लियर। सीखने के नियम आधारित होते हैं, तो ये होते हैं प्रयास एवं त्रुटि विधि पर। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो है अधिगम है, तो ऐसा कहा गया है, तो ये कहा गया है गिलफोर्ड के द्वारा। यहाँ पर व्यवहार आएगा डियर। पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे पावलोव। अधिगम के विभिन्न विद्वान व्याख्या करते हैं अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का, कि किस तरह से अधिगम जो है उत्पन्न होता है, किस तरह से इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है डिफरेंट जो विद्वान थे वो एक्सप्लेन करते हैं। लगने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया था? तो ये है कुत्ते पर। ठीक है, तो यहाँ पर पावलोव आएगा। पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया था? तो ये किया था कुत्ते पर। क्लियर। अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत के जनक हैं, तो वो है कॉहलर। इनसाइट ऑफ थ्योरी दी थी। ठीक है, अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं कॉहलर, जो गेस्टाल्टवादी थे। अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालकों में क्या विकसित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है सदाचार या सदुव्यवहार। क्लियर, कि आप जैसा जो है आप व्यवहार करोगे, बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। तो आप अच्छा ही व्यवहार करें, क्योंकि बच्चे जो है नकल करते हैं आपकी। तो सदाचार और सदुव्यवहार। जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर एवं अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं, तो वह है गेस्टाल्ट का सिद्धांत। क्लियर। सीखने का सूच का सिद्धांत इस जानवर पर प्रयोग किया गया है। तो सूच का जो सिद्धांत था वो चिंपैंजी पर किया गया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो है भूख एवं परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास। तो ये जो है लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में सूच का महत्व माना है। ठीक है, तो ये माना है ड्रेवर ने। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति जो होती है वो होती है डियर धीमी, है ना। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति जो है वो धीमी हो जाती है। अधिगम की प्रक्रिया में किन प्रतिरूपों का अनुकरण नहीं किया जाता? अयोग्य प्रतिरूपों का जो है अनुकरण नहीं किया जाता। अयोग्य से आप लगा ही सकते हो, अगर योग्य होगे तो ही हम उसको इंक्लूड करेंगे, अयोग्य को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे ना। अगला है सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है, तो ये होती है शिक्षकों से। क्लियर। बंडूरा के अनुसार के प्रतिरूपों का बालक द्वारा अनुकरण किया जाता है, तो ये किया जाता है जो पुरस्कृत साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उस स्तर रखते हैं। क्लियर। बंडूरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है, तो वो है सामाजिक पुरस्कार। बंडूरा ने प्रमुख रूप से अपने प्रयोग संबंधी क्रियाओं में किन तत्वों को स्थान प्रदान किया? तो ये किया है पुरस्कार और दंड। नेक्स्ट है बालकों द्वारा प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जाता? तो ये है दंडित व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडूरा के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, तो उसमें फिल्म के कितने भाग दिखाए गए थे? बच्चों को 3 भाग दिखाए गए थे। ओके। नेक्स्ट है बालकों द्वारा सर्वाधिक प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण किया जाता है? तो ये किया जाता है पुरस्कृत
व्यवहार का। और किसका अनुकरण नहीं किया जाता? दंडित व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जाता। ओके डियर, तदात्मीकरण का आशय है वो है प्रतिरूप, जो भी प्रतिरूप होते हैं उसकी क्रियाओं को आत्मसात करना, उनको अपना लेना, ठीक है, वो कहलाता है तदात्मीकरण। एक बालक द्वारा शिक्षक की शिक्षण कला को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। बालक द्वारा बंडूरा के किस सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है? तो ये किया जाता है तदात्मीकरण के सिद्धांत का। अधिगमकर्ता किस प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? तो ये करता है सहानुभूति एवं आत्मीय व्यवहार के बेस पर। एक बालक अपने सहपाठी राम को दौड़ने में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखता है तो वह भी उसी का अनुकरण करने लगता है, तो उसका यह अनुकरण माना जाएगा ईर्ष्या के आधार पर। मतलब उसको जेलसी हुई है ना, तो वो उसका अनुकरण कर रहा है कि मैं इससे आगे निकल कर दिखाऊंगा, तो उसको जेलसी हुई, तो ये हुआ ईर्ष्या के आधार पर। एक बालक में खेल के प्रति रुचि अधिक है, इसलिए वह अन्य शिक्षकों की तुलना में खेल शिक्षकों प्रतिरूप में स्वीकार करता है। उसका यह प्रतिरूप चयन आधारित होगा, तो ये होगा आदतों की समानता। ठीक है डियर। नेक्स्ट है, मोहन अपने बड़े भाई को दूसरों की सहायता करते हुए देखता है, परिणाम स्वरूप वह भी इस कार्य में लग जाता है। इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है, उसका बड़ा भाई जो है दूसरों की सहायता करता है, उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ा है ना, तो ये जो है प्रमुख भूमिका होती है प्रभावशीलता की। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये होती है जब कोई घटना बार बार होती है। ठीक है डियर, सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है जब कोई घटना बार बार होती है। सामाजिक रूप से उपयोगी तथा अधिगमकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृत उपयोगिता किसी क्रिया में उत्पन्न होती है, तो ये होती है स्थायी अधिगम में। सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं स्थायी गति होती है, तो ये होती है शिक्षित समाज में। अन्य देशों की तुलना में भारतीय बालक में सामाजिक अधिगम की गति तीव्र होती है, क्योंकि भारतीय समाज संपन्न जो है वो है, यहाँ पर डियर जो है उत्तर लिखना मैं भूल गई, तो ये है शिक्षा से। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। तो हमारी जो क्लास थी वो फिनिश हो जाती है, और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कल, प्रीवियस आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि भाई भारतीय स्तर पर मातृभाषा की सुविधाएं कौन सा अनुच्छेद जो है प्रदान करता है, मातृभाषा को प्राथमिक स्तर पर कौन सी जो है सुविधाएं प्रदान करता है, कौन सा आर्टिकल, तो वो है आर्टिकल 350A, अनुच्छेद 350A। ठीक है, ये अनुच्छेद जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। ओके, और आज का जो क्विज का क्वेश्चन है, बंडूरा ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।